Dear student, in my last video we have discussed how cell is discovered and cell theory. Let's continue. अब बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे what is the cell made up of या what is the structural organization of the cell. ये सेल काई की बनी है या ये सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से. तो बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं. Cell is the basic structural and functional unit of life. And why cell is known as basic structural and functional unit of cell? हम ये डिस्कस कर चुके हैं. टाइप्स ऑफ सेल भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम फिर से सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मींस बेटा जिसमें सेल ऑर्गेनल्स डेवलप नहीं होते हैं, न्यूक्लियस या तो एब्सेंट होता है या प्रेजेंट भी होता है तो वो पुअरली डेवलप होता है. अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल. तो बेटा मैं सेल को इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ. सेल हैज अ सेल में बी डिफाइंड एज अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म surrounded by a membrane which is capable of performing all basic function. ये सेल है बेटा, ये किसका है? स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म बेटा मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो फ्लूइड कंटेंट होता है लिविंग सेल का उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. और ये जो मेम्ब्रेन है ये कैपेबल है परफॉर्मिंग ऑल द बेसिक फंक्शन. अब जो बेटा टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है थ्री मेन कंपोनेंट. हर सेल में ऑलमोस्ट ये जो थ्री कंपोनेंट है वो प्रेजेंट रहते ही रहते हैं. नंबर वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर टू न्यूक्लियस और नंबर थ्री साइटोप्लाज्म. बेटा आपने 8th क्लास में एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़ा है. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल तो आपका आंसर क्या होगा बेटा कि सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल. जो सेल वॉल है बेटा वो ओनली काय में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में. एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. तो ये जो थ्री स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीनों स्ट्रक्चर चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो ऑलमोस्ट ये तीनों स्ट्रक्चर हर सेल में प्रेजेंट रहते ही रहते हैं बेटा. तो अब हम वन बाय वन इन स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन. बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अदर नेम है सेल मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल which separate the inner content of the cell from its external environment. बेटा किसी भी सेल की जो आउटर कवरिंग है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है बेटा? ये सेल के अंदर के जो कंटेंट है उसको उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है बेटा. फॉर एग्जांपल व्हाट हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट रप्चर. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा ये रप्चर हो गई, यहाँ से मान लो ये रप्चर हो गई, क्या होगा बेटा? आपको दिख ही रहा है क्या होगा कि जो इनर कंटेंट है मिक्स विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सेल के जो इनर कंटेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या हो जाएंगे बेटा? मिक्स हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली सेल विल डाई. और अल्टीमेटली जो ये सेल है क्या हो जाएगी बेटा? डाई हो जाएगी. तो ये सबसे मेन फंक्शन इसका क्या हो गया? इट सेपरेट द इनर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो दिस इज द लिविंग सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल मेम्ब्रेन. ये कैसी मेम्ब्रेन है बेटा? सॉफ्ट एंड डेलिकेट. ये एकदम से सॉफ्ट मुलायम मेम्ब्रेन है बेटा. इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल एंड इट आल्सो प्रिवेंट द सम सब्सटेंस इन द सेल. यही अलाउ करती है बेटा कि सेल के अंदर किसकी एंट्री होनी है और किन सब्सटेंस को सेल के बाहर एग्जिट करना है. फिर सेल के मूवमेंट्स को भी प्रिवेंट कौन करती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हाउ डज the movement of substance takes place in the cell. अब ये मूवमेंट किसके थ्रू होती है बेटा? Let's understand. तो अब इसको हम समझते हैं बेटा. ये जो सेल के अंदर सब्सटेंस की मूवमेंट होती है बेटा इसके लिए एक प्रोसेस काम करती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि डिफ्यूजन मीन्स क्या? Let us understand with an example. आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. मान लो बेटा आपने
एक बर्तन में या एक बीकर में आपने वाटर लिया और लिया भी होगा आपने। अब उस पानी में आप क्या करिए, अपने मनपसंद का कोई भी कलर डाल दीजिए। अब आप व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा, आप देखते हैं कि कुछ समय बाद जो कलर के पार्टिकल्स है वो पूरे के पूरे उस वाटर में मिक्स हो जाते हैं और वाटर का कलर चेंज हो जाता है। अब फिर से क्वेश्चन आएगा बेटा कि इस वाटर का कलर चेंज कैसे हुआ। तो बेटा हमारे प्रोसेस में काम करा जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि वो जो आपने कलर उस वाटर में डाला है उसके जो पार्टिकल्स थे वो यूनिफॉर्मली उस वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, या कह सकते हैं पूरी तरह से मिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए और वाटर का कलर चेंज हो गया। तो इस तरह द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो जब इस तरह से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है बेटा। लिक्विड के लिए डिफ्यूजन की प्रोसेस अलग होगी, सॉलिड के लिए अलग होगी और गैसेस के लिए अलग होगी। सबसे ज्यादा अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है तो वो होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होती है गैसों में। अब आप जो सॉलिड है बेटा उसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं के बराबर होती, क्योंकि आप कोई भी दो सॉलिड को डिफ्यूज करने की कोशिश करो, क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, नहीं होते हैं बेटा। अब जो सेल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो भी किसके थ्रू होता है बेटा, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। मान लो सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो हाई हो गया और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो गया बेटा, CO2 का लेवल हाई हो गया। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। तो जो सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है उसके मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बाहर की तरफ मूव करेंगे, और CO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बेटा, एग्जिट हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी। फिर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया सेल के अंदर और बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, फिर से डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा बेटा, CO2 सेल से एग्जिट हो जाएगी और O2 सेल के अंदर एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से बेटा ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। अब डिफ्यूजन की प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, सबसे पहले तो ये काय में हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। दूसरा ये हेल्प करती है बेटा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में। अब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है बेटा, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। वाटर को बेटा जितनी रिक्वायरमेंट है, सॉरी प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट है वो वाटर क्या कर लेता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लेफ्ट ओवर वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। तो इस प्रोसेस में भी कौन हेल्प करता है बेटा, डिफ्यूजन हेल्प करता है। फिर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जैसा कि मैंने बताया था अमीबा, अमीबा में क्या है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी। तो उनकी जो बॉडी है बेटा एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होती है और डिफ्यूजन के थ्रू ही वो अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब जो वाटर है बेटा ऑलवेज ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ये जो प्रोसेस है वाटर में भी होती है, पर जब ये प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है बेटा तब इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो द मूवमेंट ऑफ molecule from the region of higher concentration to lower concentration through plasma membrane, then it is known as osmosis। तब हम उसको क्या करेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस को अभी हम और एग्जांपल्स के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।